नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों हमारा बिंदु चल रहा था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो वर्तमान हिंदी हम पढ़ रहे हैं उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद में लौकिक आई, लौकिक से पाली आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई और अपभ्रंश के 6 भाग थे। उनमें से एक शौरसेनी अपभ्रंश था और शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई थी। इससे पिछली कक्षा में हम ये भी देख चुके थे कि आधुनिक जो उपभाषाएं हैं, हिंदी की जो आधुनिक उपभाषाएं हैं वो 5 आधुनिक उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। 6 अपभ्रंश हैं, इनका भी अध्ययन कर चुके थे। शौरसेनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, महाराष्ट्री अपभ्रंश है, ब्राह्मण अपभ्रंश है, पैशाची अपभ्रंश है और इनकी जो आधुनिक उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और इनकी जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ हम अध्ययन कर चुके थे। अब इसके बाद में जो हम अध्ययन आज की कक्षा में जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अपभ्रंश से संबंधित कुछ अध्ययन करेंगे। मित्रों देखो, अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी नाम किसने दिया था? अपभ्रंश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में सबसे पहला जो बिंदु है, इस जो अपभ्रंश है इस अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी नाम किसने दिया? प्राचीन हिंदी किसने कहा था? यानी ये जो अपभ्रंश है इस अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी किसने कहा था? प्राचीन हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे क्या कहा था? अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी नाम दिया था। इसके बाद में एक और आता है कि जो अपभ्रंश है इस अपभ्रंश को अवहट भाषा नाम किसने दिया था? अवहट भाषा नाम किसने दिया था? अपभ्रंश को अवहट भाषा नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास। यानी अपभ्रंश को अवहट भाषा कहने वाले कौन थे? भोला शंकर व्यास थे। इसके बाद में एक तीसरा जो बिंदु आता है, इसमें अपभ्रंश को ग्राम भाषा भी कहा गया है। अपभ्रंश को ग्राम भाषा भी कहा गया है और अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहने वाले जो थे वो थे आचार्य हेमचंद्र सूरी। आचार्य हेमचंद्र सूरी, इन्होंने यानी अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? इन्होंने अपभ्रंश को नाम दिया था ग्राम भाषा। इसके बाद में एक बिंदु और आता है, अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा? आभीरों की भाषा। अपभ्रंश जो था इसको आभीरों की जो भाषा है वो कहा था आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी ने क्या कहा था? इसे आभीरों की भाषा कहा था। और एक और आता है, अपभ्रंश को यह भाषा किसने कहा या अण भाषा किसने कहा? तो ये कहने वाले थे किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी। ये ध्यान रखना मित्रों, ये अपभ्रंश के कुछ अन्य नाम हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से संबंधित, तो वहाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला, अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। फिर है, अपभ्रंश को अवहट भाषा नाम किसने दिया? अपभ्रंश को अवहट भाषा नाम दिया था भोला शंकर व्यास ने। फिर अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा? अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा था आचार्य हेमचंद्र सूरी ने। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा? अपभ्रंश को आभीरों की भाषा आचार्य दंडी ने कहा था। और इसके बाद में अपभ्रंश को अण भाषा किसने कहा था? किशोरी दास वाजपेयी ने कहा था। ये 5 बिंदु थोड़े ध्यान रखना मित्रों। प्राचीन हिंदी गुलेरी जी, अवहट भाषा भोला शंकर व्यास, ग्राम भाषा आचार्य हेमचंद्र सूरी, आभीरों की भाषा आचार्य दंडी और अण भाषा किसने कहा? किशोरी दास वाजपेयी ने इसे क्या कहा था? अण भाषा कहा था। अब इसके बाद में देखो, अपभ्रंश से संबंधित कुछ अन्य बातें हम पढ़ते हैं।
देखो मित्रों, हमने पढ़ा है कि जो वैदिक संस्कृत है, उस वैदिक संस्कृत जो है, ये वैदिक संस्कृत में जो हमारी हिंदी है, इस हिंदी की जननी है वो कौन है? वैदिक संस्कृत है। यानी हमारी जो हिंदी भाषा है वो किससे निकल कर आई है? वैदिक संस्कृत से निकल कर आई है। और विश्व पुस्तकालय की जो प्रथम पुस्तक है ऋग्वेद, वो भी किस में लिखा गया है? वो भी यानी वैदिक संस्कृत में ही लिखा गया है। उस समय क्या था कि जो वैदिक संस्कृत है, उस वैदिक संस्कृत का जो क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र था, संकीर्ण क्षेत्र था। अब जब इसका क्षेत्र संकीर्ण था तो ये उस समय की साहित्यिक भाषा ही बनकर रह गई, अर्थात आम बोलचाल की भाषा, लोगों की भाषा वैदिक संस्कृत नहीं बन पाई। क्योंकि वैदिक संस्कृत जो थी ये यानी जो ऋषि हैं, मुनि हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, उन्हीं की भाषा थी, आम जनता की ये भाषा नहीं थी। तो इसलिए इसका सरल रूप बनकर आया, और इसका सरल रूप कौन सा आया? लौकिक संस्कृत आया। फिर लौकिक संस्कृत के बाद में उसका सरल रूप आता है पाली, और पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। ये सब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पाली के बाद में आता है प्राकृत, प्राकृत जिसको कि द्वितीयक प्राकृत या साहित्यिक प्राकृत भी कहा गया है। और प्राकृत के बाद में आता है अपभ्रंश, और इस अपभ्रंश से ही क्या निकल कर आई है? हमारी हिंदी निकल कर आई है। देखो, मैंने कहा कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत है ये राजा महाराजा ऋषि मुनि उन्हीं की भाषा थी, साहित्यिक भाषा थी। यानी जो हमारा विश्व पुस्तकालय है उसकी प्रथम पुस्तक जो है ऋग्वेद, वो भी किस में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत में ही लिखा गया है। इसके बाद में इसका सरल रूप आया, और वो सरल रूप कौन सा था? लौकिक संस्कृत। वो सरल रूप कौन सा था? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद में इसका जो सरल रूप आया वो कौन सा है? पाली। वो कौन सा है? पाली। अब पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली को क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। अब पाली के बाद में निकल कर आई वो थी प्राकृत, जिसको कि द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत के बाद में जो आई वो है अपभ्रंश। वो कौन सा है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत कहते हैं। फिर इसके बाद में इसके 6 अपभ्रंश थे, वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। 6 कौन कौन से अपभ्रंश हैं, और इसी अपभ्रंश से हमारी इस अपभ्रंश का यानी एक भाग है सोरसेनी अपभ्रंश। 6 अपभ्रंश पढ़े थे, जो सोरसेनी अपभ्रंश है उसी से हमारी क्या निकल कर आई है? हिंदी निकल कर आई है। अब मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा था कि एक हमारे साहित्यकार हैं आचार्य शुक्ल। एक साहित्यकार हैं हमारे आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने देखो जो यानी हिंदी के संदर्भ में क्या कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा हिंदी का उद्भव प्राकृत की अंतिम अवस्था से हुआ है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से हुआ है। ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कथन है? आचार्य शुक्ल ने कहा हिंदी का जो उद्भव है, हिंदी का जो विकास है, वो प्राकृत की अंतिम अवस्था से हुआ है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से किसका विकास हुआ? हिंदी का। ये कहने वाले कौन? आचार्य शुक्ल। अब यहाँ देखो, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि भाई अपभ्रंश से हमारी हिंदी निकल कर आई है, जबकि शुक्ल कह रहे हैं कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से इसका हिंदी का उद्भव हुआ है। और हम क्या पढ़ते हैं कि अपभ्रंश का एक भाग सोरसेनी अपभ्रंश है, उससे हमारी हिंदी निकल कर आई है। यहाँ देखो, पाली को क्या नाम दिया गया? पाली को नाम दिया गया प्रथम प्राकृत। पाली को क्या नाम दिया गया? प्रथम प्राकृत नाम दिया गया। फिर यहां देखो प्राकृत को क्या नाम दिया गया? द्वितीय प्राकृत नाम दिया गया। फिर यहां देखो अपभ्रंश को क्या नाम दिया गया? तृतीय प्राकृत नाम दिया गया। अब इसके आगे तो हुआ ही नहीं ना, तो प्राकृत की अंतिम अवस्था जो है, तृतीय अवस्था जो है, वो तो अपने आप में अपभ्रंश ही तो है।
भाई हम इसको चाहे अपभ्रंश बोल दें, चाहे हम इसको ये बोल दें कि तृतीय प्राकृत, और या हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राकृत की अंतिम अवस्था, क्योंकि अंतिम अवस्था तृतीय अवस्था ही थी, इसके अलावा आगे प्राकृत की कोई अवस्था नहीं थी, इसलिए अंतिम अवस्था को क्या होगी, तृतीय प्राकृत होगी। और तृतीय प्राकृत किसको कहा गया, अपभ्रंश को कहा गया। तो बात वही है, बस केवल शुक्ल ने इसको ये कह दिया कि हिंदी का जो उद्भव है वो प्राकृत की अंतिम अवस्था से हुआ है, और प्राकृत की अंतिम अवस्था कौन सी है, अपभ्रंश ही है। कौन सी है, अपभ्रंशी है। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये शुक्ल का कथन है, वो याद रखना आपको, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार के कथन पूछ लिए जाते हैं। वो आपके सामने लाइन दे देगा, हिंदी का उद्भव प्राकृत की अंतिम अवस्था से हुआ है, ऐसा मानने वाले थे तो वो कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में आता है मित्रों कि अपभ्रंश जो शब्द है उसका सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब देखो अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। ध्यान रखना, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो पतंजलि ने किया था। किसने किया था, पतंजलि ने किया था। और पतंजलि ने किस में किया, महाभाष्य में किया था। अपभ्रंश शब्द जो है, इस अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो पतंजलि ने किया, और किस में किया, महाभाष्य में किया। और इस महाभाष्य में पतंजलि ने जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था, वो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया था। अपशब्द के समानार्थक के रूप में किसका प्रयोग किया, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया। मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया। और अपने महाभाष्य में जब पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था, तो उन्होंने जो ये शब्द है, अपशब्द है, इस अपशब्द के समानार्थक के रूप में प्रयोग किया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग न तो इन्होंने भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया था। तो ध्यान दें, अपभ्रंश का प्रथम, अपभ्रंश जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, पतंजलि। और किसमें, महाभाष्य में। अब यहां देखो, एक आचार्य शुक्ल ही हैं, आचार्य शुक्ल, इन्होंने अपभ्रंश के लिए सर्वप्रथम प्रयोग के लिए क्या बताया। हम क्या पढ़ रहे हैं, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। पहला बिंदु इसमें क्या पढ़ा, पतंजलि के महाभाष्य में अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया गया। आचार्य शुक्ल हैं, वो क्या बताते हैं, आचार्य शुक्ल बताते हैं अपभ्रंश शब्द का पहल प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का पहल प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने क्या बताया कि अपभ्रंश शब्द का पहल प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये जो लाइन है वो किसने कही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। क्या लाइन कही है, अपभ्रंश शब्द का पहल प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें यानी जो धारसेन द्वितीय का शिलालेख है, उस धारसेन द्वितीय के शिलालेख में जिसमें उसने अपने पिता
गुहसेन को, अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, तीनों का कवि कहा है। ये लाइन भी एक आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश नाम यानी अपभ्रंश जो नाम है, अपभ्रंश जो शब्द है, इसके लिए दो कथन है। एक तो आया पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया था, और पतंजलि के महाभाष्य में जब पतंजलि महोदय ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने अप शब्द जो है इसके समानार्थक के रूप में प्रयोग किया था। यानी अप शब्द के समानार्थक के रूप में उन्होंने किस शब्द का प्रयोग कर लिया, उन्होंने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कर लिया। लेकिन आचार्य शुक्ल का जो कथन है, इनका मानना अलग है। इन्होंने क्या माना, अपभ्रंश शब्द का पहले पहल प्रयोग या अपभ्रंश नाम का पहले पहल प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी अपभ्रंश जो नाम है उसका सबसे पहले पहल प्रयोग जो है वो वल्लभी का राजा था जिसका नाम धारसेन द्वितीय था, उसका जो शिलालेख है उसमें मिलता है। जिस यानी धारसेन द्वितीय का जो शिलालेख है उसमें उसने यानी धारसेन द्वितीय ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का क्या कहा है, कवि कहा है। इस प्रकार से ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अपभ्रंश जो शब्द है उसका प्रयोग भाषा के रूप में किसने किया। ये तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग है, लेकिन अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग, ये तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हो गया। लेकिन अब जो हम बिंदु देखने वाले हैं वो बिंदु है अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग, भाषा के रूप में प्रयोग। देखो अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग किसने किया। यहां ये जो कथन है ये दो विद्वान हैं हमारे हिंदी के, एक का नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और एक का नाम है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। देखो एक तो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और दूसरे हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। देखो मैंने क्या कहा, अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग, अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग, इसके लिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का एक कथन है। इन्होंने कहा था कि अपभ्रंश जो है उसका भाषा के रूप में जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था चंड नामक एक राजा था, या हम ये कह सकते हैं कि चंड नामक कवि भी कह सकते हैं। ये यानी अपभ्रंश जो शब्द है उसका भाषा के रूप में जो प्रयोग करने वाले थे चंड नामक कवि ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया। यानी जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, उदय नारायण तिवारी हैं, इन्होंने भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चंड नामक कवि ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया। ये किसने बताया था, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार है। तो ध्यान दें कि भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग सबसे पहले किसको बताया, चंड नामक को बताया। ये 6वीं शताब्दी है भी इसमें कि चंड नामक कवि ये कौन सी शताब्दी में थे, 6वीं शताब्दी में थे। और चंड नामक कवि ने एक ग्रंथ लिखा, अपना प्राकृत लक्षण ग्रंथ लिखा, और इस प्राकृत लक्षण ग्रंथ में ही इन्होंने
अपभ्रंश जो है इसका किसके रूप में प्रयोग किया? भाषा के रूप में प्रयोग किया। अपभ्रंश जो शब्द है, इस अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया? भाषा के रूप में प्रयोग किया। तो ये बिंदु भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे मित्रों कि अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग, इसके लिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। इनका कहना है कि अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग चंड नामक कवि ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया था। और ये चंड नामक जो है ये कौन सी शताब्दी का है? 6वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 6वीं शताब्दी का है। इसके बाद में देखो मित्रों, एक जो हमारा अपभ्रंश है इसका पाणिनि भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो हिंदी में देखो 3 पाणिनि हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अपभ्रंश का पाणिनि, देखो एक तो अपभ्रंश का पाणिनि, ठीक है। एक है प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि, और एक हमारा हिंदी का पाणिनि, हिंदी का पाणिनि। इन 3 बिंदुओं को भी यहां थोड़ा ध्यान रख लेंगे। अपभ्रंश जो है, इस अपभ्रंश का जो पाणिनि है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है रिचर्ड फिशेल। रिचर्ड फिशेल, रिचर्ड फिशेल को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का जो पाणिनि है वो किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। और हिंदी का जो पाणिनि है वो किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि। ये तीनों बिंदु भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कई बार इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है कि अपभ्रंश का पाणिनि कौन है? रिचर्ड फिशेल। प्राकृत का पाणिनि कौन है? हेमचंद्र। हिंदी का पाणिनि कौन है? किशोरी दास वाजपेयी है। तो इन तीनों को पाणिनि कहा गया है। एक को अपभ्रंश का, एक को प्राकृत का, और एक को किसका कहा गया है? हिंदी का पाणिनि कहा गया है। तो ये पाणिनि भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखो अपभ्रंश जो है, इस अपभ्रंश में केवल और केवल 8 स्वर ही विद्यमान थे। यानी अपभ्रंश जो काल था, इस अपभ्रंश काल में, अपभ्रंश काल में, अपभ्रंश काल में 8 स्वर विद्यमान थे। कितने स्वर विद्यमान थे? 8 स्वर विद्यमान थे। कौन कौन से थे 8 स्वर? एक तो ए था, आ था, ई था, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, इसके अलावा ए, ओ। अब देख लीजिए 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्वर थे। यहाँ कौन कौन से नहीं थे? री, और एक आई, और एक औ। ये जो 3 स्वर हैं, इन 3 स्वरों को अपभ्रंश में स्थान नहीं था, स्थान नहीं था। और इन्हीं 8 स्वरों को, इन 8 स्वरों को क्या दिया गया था? अपभ्रंश में स्थान दिया गया था। तो अपभ्रंश काल जो था, इस अपभ्रंश काल में 8 स्वर विद्यमान थे। 8 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ। ये 8 स्वर थे। री, आई, औ, इनको अपभ्रंश में स्थान प्राप्त नहीं था। अपभ्रंश में जो आई है, इसके लिए देखो आई, इसका प्रयोग करते थे, और औ के लिए अपभ्रंश में इस औ का प्रयोग करते थे। यानी ये जो जहां भी अपभ्रंश काल में ये आई स्वर लिखना था, उसके स्थान पे वो इसका प्रयोग करते थे, आई का प्रयोग करते थे। और जहां भी अपभ्रंश में औ लिखना पड़ता था, वहां वो ये औ का प्रयोग करते थे। इसलिए इन दोनों को अपभ्रंश काल में स्थान नहीं दिया गया था। तो अपभ्रंश काल में कितने स्वर विद्यमान थे? अपभ्रंश काल में केवल 8 ही स्वर विद्यमान थे। इसके बाद में देखो अपभ्रंश जो काल है हमारा, और इसके बाद में जो आधुनिक हिंदी का काल है, अपभ्रंश काल जो है, अपभ्रंश देखो, अपभ्रंश तथा आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। देखो अपभ्रंश तथा आधुनिक हिंदी जो है,
जो हमारी आधुनिक हिंदी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उन आर्य भाषाओं की जो बीच की कड़ी है, यानी ये वाला अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी में अपनी भारतीय आर्य भाषाएं ले सकते हैं। इनके बीच की जो कड़ी है, इस बीच की कड़ी को क्या नाम दिया गया? इस बीच की कड़ी को अवहट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इस बीच की कड़ी को अवहट नाम दिया गया। और ये नाम देने वाले कौन थे? ये नाम देने वाले थे सुनीति कुमार चटर्जी। कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी जो है, देखो 1000 ईस्वी है और 1000 ईस्वी तक का जो काल है, 500 से 1000 ईस्वी तक का काल है वो अपभ्रंश का है, और 1000 ईस्वी के बाद का जो काल है, के बाद का काल, वो क्या है? आधुनिक हिंदी। वो क्या है? हमारा आधुनिक हिंदी है। अब यहां देखिए, ये काल है, ये काल हमारा अपभ्रंश का है। ये काल किसका है? अपभ्रंश का है। अब इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, इस कड़ी को नाम अवहट नाम किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया। किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था कि इस कड़ी को अवहट किसने कहा? इस कड़ी को अवहट सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था। अब बात आती है कि अवहट जो शब्द है, इस अवहट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इस अवहट शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? देखो, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, दोबारा से करते हैं, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। देखो, हमने क्या पढ़ा कि जो अपभ्रंश है और अपभ्रंश के बाद में अपनी आधुनिक हिंदी आ रही है, आधुनिक हिंदी है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, ये काल कौन सा था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और ये काल है 1000 ईस्वी के बाद का, 1000 ईस्वी के बाद का। अब इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, इस कड़ी को नाम किसने दिया? अवहट नाम। अवहट नाम किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने नाम दिया। अब बात आती है कि इस अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखो, इस अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर जो ठाकुर थे, ज्योतिश्वर ठाकुर का एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है वर्ण रत्नाकर। क्या नाम है? वर्ण रत्नाकर। इस वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा सर्वप्रथम अवहट शब्द का प्रयोग किया गया था। अवहट शब्द का प्रयोग, अवहट शब्द का प्रयोग। मैंने क्या बताया आपको? अपभ्रंश जो है, आधुनिक हिंदी जो है, अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। आधुनिक हिंदी का समय है 1000 ईस्वी के बाद का। इनके बीच की जो कड़ी है, यानी जब 1000 ईस्वी के बाद में हमारी आधुनिक हिंदी प्रारंभ हुई, तो भाई आधुनिक हिंदी प्रारंभ हो रही है तो एक कड़ी बनी है इसमें, क्योंकि कुछ समय ऐसा था कि आधुनिक हिंदी का काल तो प्रारंभ हो गया 1000 ईस्वी के बाद में, लेकिन वहाँ उस समय अपभ्रंश की शब्दावली का भी प्रयोग हो रहा था। भाई सीधी सी बात है, अगर जैसे 1000 ईस्वी के बाद में हमारी हिंदी भाषा आई, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही 1000 ईस्वी समाप्त होगी और उसके तुरंत बाद 1001 ईस्वी में ही जो सभी शब्दावलियां हैं वो सभी हिंदी भाषा की शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले वाली भाषा थी उसकी शब्दावली का भी प्रयोग हो रहा था। तो वो क्या होगी? एक बीच की कड़ी हो गई। तो उस कड़ी को क्या नाम दिया गया? अवहट। और ये अवहट नाम देने वाले कौन हैं? सुनीति कुमार चटर्जी हैं। अब बात आती है कि अवहट शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो अवहट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था ज्योतिश्वर ठाकुर। किसने किया? ज्योतिश्वर ठाकुर।
किस ग्रंथ में किया? वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया। ज्योतिश्वर ठाकुर ने इनका एक ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, और इस वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में इन्होंने क्या किया था? अवहट शब्द का प्रयोग किया था। और जो अपभ्रंश है, इसको ध्यान रखना, इस अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। उकार बहुला भाषा कहा जाता है, उकार बहुला भाषा कहते हैं। यानी जो अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं हमारी, वो अपभ्रंश से संबंधित थी। सबसे पहले हमने देखा कि अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी किसने कहा, अवहट अपभ्रंश को अवहट किसने कहा, अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा, आभीरों की भाषा किसने कहा, अणय अणय भाषा किसने कहा, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया गया। इसके बाद में हमने भाषा के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या बताया, उन्होंने बताया चंड नामक कवि ने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया। तो ये अपभ्रंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम क्या कर चुके हैं मित्रों, पढ़ चुके हैं। अपभ्रंश जो थे 6 अपभ्रंश हैं, वो हमने पहले पढ़ लिए थे। कुल कितने अपभ्रंश हैं? कुल अपभ्रंश 6 अपभ्रंश हैं। कुल कितने अपभ्रंश हैं? 6 अपभ्रंश हैं। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इन 6 अपभ्रंशों में आधुनिक हिंदी उपभाषाएं, आधुनिक हिंदी की उपभाषाएं जो हैं वो कितनी हैं? 5 हैं। और बोलियां जो हैं वो बोलियां कितनी हैं? वो बोलियां हैं 18 बोलियां हैं। बोलियां कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा अपभ्रंश वाला बिंदु है वो क्या होता है मित्रों, पूरा होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। मित्रों एक बात और, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आपको ये क्लास दी जा रही है उसको लाइक करना भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझसे जितना भी बन पा रहा है, मुझसे यानी जितना भी बन पा रहा है। देखो मैं अपने आप में एक विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में यदि मेरा 1% भी योगदान होगा तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा मित्रों। तो मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।